ये बात कि हमें कौन सी बात कैसी लगेगी इस पे डिपेंड करती है कि कोई बात हमें कितनी दफ़ा कही गई है। अगर हमें कोई बात बार बार कही गई है कि आपने किया, आपने किया, आपने किया, अगर रेपिटिटिवली एक वेला बंदा है जो नशा करता है और जब आप उसे कहते हैं कि ना करो तो वो तुहानू दसदा है कि तुहाडी की औकात है। तो जब वो बार बार ये बात कहता है कि तुसी मेरा घर तबाह करता है, तुसी मेरी शादी बर्बाद कर देती है, तुसी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू, तो आपको ये जो हैमरिंग है ये जब काफ़ी दफ़ा होती है तो आपको वो सच लगने लगता है, क्योंकि इंसान के दिमाग की साख्त ऐसी है कि वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड है और उसके अंदर कोई कॉन्क्रीट बात जो है वो नहीं होती। जो बात बाहर से आती है अगर बार बार आती है तो सारी एडवर्टाइजमेंट इसी पे बेस करती है। जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं तो लोग वो चीज़ें ख़रीदते हैं और उसकी वजह यह है कि वो बार बार एडवर्टाइजमेंट आती हैं। कभी कभी तो आप दुखी हो जाते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट बार बार क्यों आती है, और जब वो बार बार एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप अपने आप को मजबूर पाते हैं कि वही प्रोडक्ट फिर आप ख़रीदें। ये जो आप लक्स इस्तेमाल करते हैं या कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं, आप समझते हैं कि ये आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करते, लोग आपसे इस्तेमाल कराते हैं बाय रेपिटिशन। तो जो सबसे बड़ा टूल है कि आप किसी की बात मानेंगे वो रेपिटिशन है। एक छोटा बच्चा भी माँ का पल्लू पकड़ के जब कोई बात 5-6 दफ़ा कहता है तो माँ मान लेती है। तो ये एक टूल है बहुत बड़ा, टूल नंबर 1। टूल नंबर 2 ये है कि जब कोई बंदा आपको कहता है 2 + 2 4 होता है तो आप मान लेते हैं। टूल नंबर 1 क्या है? रेपिटिशन। और टूल नंबर 2 कि जो बात आप सही समझते हैं, जो बात सच है न्यूमेरिकली, जो साइंटिफिक बात है, तो इस बात का भी इम्कान है कि टूल नंबर 2 के तौर पर वो बात भी काम करेगी। लेकिन अगर टूल नंबर 2 को आप बार बार रिपीट करें तो क्या होगा? टूल नंबर 2 ये है कि आप सही बात करें और फिर आप उसे रिपीट भी करें तो क्या होगा? ये है वो तरीक़ेकार जो अल्टीमेटली दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप टूल नंबर 2 इस्तेमाल नहीं करते, टूल नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? आप सिर्फ रेपिटिशन कर रहे हैं, टूल नंबर 2 नहीं इस्तेमाल कर रहे कि फैक्ट्स। देखो, पहला टूल नंबर 1 जो है वो है रेपिटिशन और ये खाली भी काम करता है। टूल नंबर 2 जो है वो है फैक्ट्स और वो भी कभी खाली काम करता है। लेकिन टूल नंबर 2 को अगर टूल नंबर 1 के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए कि फैक्ट्स को आप रिपीट करते रहें तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप फैक्ट्स को रिपीट नहीं करते, नॉन फैक्ट्स को या नॉन इश्यूज़ को रिपीट करते हैं तो वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, सिर्फ आपको ज़रा ज़्यादा दफ़ा करना पड़ेगा। वो रिपीट बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है और कितना ज़्यादा दफ़ा होता है इसकी कोई हद नहीं है। जब तक कि आपके कान पक के पिलपले पोपले नहीं हो जाते तब तक अगला बंदा थकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि टूल नंबर 1 वर्क्स और इस वजह से उसे रिपीट किया जाता है अनटिल इट वर्क्स। और टूल नंबर 2 जो आपके पास है और आप कहते हैं कि नशा कर रहे हो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ये कभी कभार आप कर लेते हैं पर आप इसे उस तरह रिपीट नहीं करते। आप एक दफ़ा एक बात कर लेते हैं और उसका कोई असर नहीं होता। तो आपने टीवी में देखा है एडवर्टाइजमेंट्स पे कोई सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो कि आके किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही होती है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, और उन सेलिब्रिटीज़ का उस प्रोडक्ट से कोई रिश्ता नहीं होता। उनका कोई ऐसा तरीका होता है कि वो आके बात करते हैं, जैसे वसीम अकरम आएगा तो कहेगा एरियल यूज़ करें। तो वसीम अकरम कोई धोबी तो नहीं है ना, लॉन्ड्री वाला तो नहीं है, लेकिन कई साल से उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू हो रहा है, एरियल का बाकायदा रिन्यू हो रहा है और पहले से ज़्यादा पैसों पे रिन्यू हो रहा है।
और इतने ज़्यादा पैसों पे रिन्यू हो रहा है कि अगर आप सुने तो हैरान रह जाएं कि वो आके एरियल के बारे में कहता है कि ये दाग धब्बे दूर कर देती है, और एरियल दाग धब्बे कोई नहीं दूर करती वैसे, क्योंकि जो दाग धब्बे दूर होने होते हैं वो सारे डिटर्जेंट कर देते हैं, जिन्होंने नहीं दूर होना होता वो आप जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं होते। वो जो वसीम अकरम कहता है तो उसको, वो चूँकि सेलेब्रिटी है और फिर रिपीट कर रहा है। सेलेब्रिटी वो होता है, सेलेब्रिटी कौन होता है कि जिसने कभी आपको खुश किया होता है। सिंपल, सेलेब्रिटी की डेफिनेशन ये है, सेलेब्रिटी वो होता है कि जिसके बारे में आपने कभी अच्छा महसूस किया होता है, ये वो सेलेब्रिटी होता है। फिर सेलेब्रिटी छोटे छोटे होते हैं, फिर सेलेब्रिटी बड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े बड़े होते हैं। तो एक सेलेब्रिटी शाहिद अफरीदी है, आप जानते हैं, वो भी सेलेब्रिटी है। तो वो कह बैठा कि शहबाज शरीफ अच्छा बंदा है, इन्ना ही किया उन्हें, और कुछ नहीं किया। तो फिर जिन्नियां उन्हें जुत्तियां पाइयां वो तुसीं वेख लिया। नहीं, मसला तो यह है कि इमरान भी पठान है तो शाहिद अफरीदी भी पठान है, लेकिन यहाँ पठानों का मुकाबला थोड़ी हो रहा है। यहाँ तो उस बंदे ने कह दिया कि भाई नई नई हुकूमत आई है तो उसने कहा कि अच्छा है, और उस दिन से उसकी गिद्दरकुट हो रही है, क्योंकि छोटा सेलेब्रिटी बड़े सेलेब्रिटी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो वो हर चौथे दिन फिर सफाइयाँ देने आ जाता है, तो फिर उसकी कोई गिद्दरकुट होती है तो फिर वो भाग जाता है। मेरी दो और सेलेब्रिटी से भी मुलाकात हुई जो कि इमरान खान को बहुत नापसंद करते हैं और मुस्लिम लीग नून को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो चुप हैं बिल्कुल, ठीक, और वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते। जिनमें से एक जो 100 मील की रफ्तार से भी ज़्यादा गेंद फेंकता था, और एक वो जो कि बहुत बड़ा सिंगर, अदाकार, इंडियन फिल्मों में भी काम किया हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि यार तुम बैठ के यहाँ इतनी बातें कर रहे हो कि इमरान खान ये गलत करता है, इमरान खान वो गलत करता है, तो बोलते क्यों नहीं तुम? कहते ऐसी जुतियाँ खानियाँ बोलकर। क्योंकि सेलेब्रिटी के जो दर्जे हैं उसमें इमरान खान से बड़ा सेलेब्रिटी कोई नहीं है, क्योंकि इनके भी दर्जे होते हैं। और पाकिस्तान में तो बिलाशुबा कोई नहीं है, दुनिया में भी शायद कोई नहीं है कि जिसको लोग इतना बड़ा सेलेब्रिटी मानते हों। ये एक वजह है। फिर उसका जो एक इस वजह से भी कि वो जब इंडियन बैट्समैनों को बॉलिंग करता था तो विकटें हवा में उड़ती थी। फिर इस वजह से भी कि वो बहुत हैंडसम है। फिर इस वजह से भी कि उसका बॉलिंग एक्शन बड़ा खूबसूरत है। फिर इस वजह से भी कि शौकत खानम को भी मिला लें साथ। लेकिन असल बात यह है कि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था 1992 में, जबकि वो वर्ल्ड कप लाया और लोगों को एक ऐसी खुशी मिली जो उनके कभी बाप दादा ने महसूस नहीं की थी। अब वो जो खुशी है वो नक्श है, और अब वो जो कहेगा, तो दोनों सेलिब्रिटीज जिनसे मेरी मुलाकात हुई तो दोनों ने ये कहा कि ही इज़ द माइंड कंट्रोलर, ही कंट्रोल्स द माइंड, विच इज़ ट्रू। और जब आप देखते हैं कि लोग माइंड कंट्रोल करते हैं तो वो जो चाहते हैं अगला वही बिलीव करता है। आपने कोई मैजिक शोज़ देखे होंगे कि उन मैजिक्स में लोग आपके सामने कानों से कबूतर निकाल देते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो वो सचमुच नहीं हो रहा होता। दे कंट्रोल द माइंड, क्योंकि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का माइंड कंट्रोल कर सकता है अगर उसमें वो सलाहियत हो तो। और जब एक दफ़ा माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा 2 + 2 4 कह रहा है या 2 + 2 5 कह रहा है। आज के शाम के जलसे में अगर खान साहब ये कह दें कि अब 2 + 2 5 हुआ करेगा कल से, तो मैं आपको बताऊं कि उनके सारे जो फॉलोअर हैं वो दिल से इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि 2 + 2 5 होता है। तो ये जो चीज़ है ये समझने की है कि क्या आप मैजिक का निशाना बनना चाहते हैं, क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करवाना चाहते हैं या आप नहीं करवाना चाहते। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करवाना चाहते हैं तो ठीक है,
फिर जो दूसरा कहे बार बार आप वो मानते रहें। लेकिन अगर आप अपने जहन को आज़ाद रखना चाहते हैं और आप सच और झूठ के अंदर फ़र्क करना चाहते हैं, जिसे सेरेनिटी प्रेयर में कहते हैं कि विजडम टू नो द डिफरेंस। आपने पढ़ा है ना सेरेनिटी प्रेयर, जिसमें आखिरी हिस्सा है द विजडम टू नो द डिफरेंस। ठीक, 3 सादा सादा बातें हैं। पहली बात ये कि अल्लाह मुझे सुकून दे कि मैं जो काम नहीं कर सकता उसको मैं मान लूँ, सादा सी बात है। दूसरी बात यह है कि जो मैं कर सकता हूँ तो मुझे हिम्मत दे कि मैं कर गुज़रूँ, और मुझे इतनी अक्ल दे कि मैं इन दोनों में फ़र्क कर सकूँ कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कौन सा काम मैं नहीं कर सकता। विजडम टू नो द डिफरेंस। तो अगर आप चाहते हैं अपने ब्रेन को सिर्फ बिल्कुल आज़ाद रखना चाहते हैं, तो फिर आपको उस विजडम की तलाश करनी चाहिए जो सच और झूठ को अलग अलग पहचान सकती है। और यही दुनिया में साइंस है कि जो आप देख लीजिए कि जितने साइंटिफिक लोग हैं वो दुनिया को बेहतर बना के दुनिया से जाते हैं, और उनकी बनाई हुई चीज़ें, उनकी बनाई हुई इजादात, उनके किए हुए काम से दुनिया उनके मरने के बाद भी फ़ायदा उठाती रहती है। और ऐसे लोगों के कोई मज़ार नहीं होते, ऐसे लोगों के कोई उर्स नहीं होते, ऐसे लोगों के नाम भी कोई लंबे चौड़े नहीं होते, ऐसे लोग खुद नुमाई भी नहीं करते, वो मलंगों जैसी सादा सी ज़िंदगी और सच्ची ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर आप चुप हो गए, अगर आप चुप हो गए तो क्या होगा? क्योंकि अगर आप चुप हो गए कि कोई मुझे नापसंद करने लगेगा, कोई जो पहले मेरी इज़्ज़त करता था तो मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा, तो बेहतर यह है कि मैं माहौल देख के चुप कर जाऊँ, मैं हक सच की आवाज़ बुलंद ना करूँ। फ़र्ज़ करें आप, मिसाल के तौर पर हम पेशेंट्स को भी कहते हैं कि जो 2 फैक्टर्स हैं जो ऊपर हम मरीज़ों की तरफ देख रहे होते हैं कि कौन कामयाब होगा, कौन कामयाब नहीं होगा, तो उनमें से एक फैक्टर ये है, मेजर फैक्टर यह है कि आप में से कोई बोलता है कि नहीं बोलता। जब 3-4 लोग कह रहे हैं कि माँ बाप बड़े भैड़े होंदे ने, नशा बड़ा चंगा होंदा है, और फलाने वेले नशा कीता सी बड़ा मज़ा आया, फलाने वेले तो लुट्टी पै गई सी, फलाने वेले तो ये, तो सब ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि वहाँ मन व सलवा उतर रहा है। लेकिन एक कहता है कि यार कोई गौर करो, कितने पहुँचे हो, हुन भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में, तो कुछ गौर करो। तो एक ये फैक्टर है कि हक सच की बात करना, बुलंद करना आवाज़, और फिर हाथापाई नहीं करनी, बस कह देना कि सच ये है। उसके बाद कोई बैशिंग नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, बोलना कि यार ये तुम गलत कह रहे हो। वो कह रहे हैं यार मेरा रुका जाके तो वो फलां को दे दो। वो एक पेशेंट जुबैर, वो जुबैर साहब उस दिन का चिराग जला गए ने। आप कोई एडवोकेट लभो तो उन्होंने जाके तो रुका दिओ, तो जिहड़ा बंदा रुका वसूल करता है वो कह ही नहीं सकता कि मैं रुका नहीं वसूल करना या मैं नहीं पहुँचाना। कोई है जी जो कहे कि नहीं भाई कोई अकल की बात करो, मुझे आप क्या कह रहे हो, मैं तो खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि मैं बाहर जाके रुका पहुँचाऊँ। कौन है जो ये कह सकता है? क्योंकि ये फैक्टर नंबर 1 है। जो बंदा रिकवर होगा, जो हर वक्त ऐसे आंखें खोल के देखे और दिल की आवाज़, सच्चाई की आवाज़ बुलंद कर दे, चाहे वो विलिंग वेज में ज़ेरे इलाज हो, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे वो अपने मोहल्ले में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे फेसबुक पे हो, तो हक सच की बात करे, ऐसे ही झूठ की बातें ना करे। न्यूट्रल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हक सच की बात कर दे, बस हक सच की बात करने की हद तक कर दे, और तमीज़ से करे और इज़्ज़त से करे, और दूसरे को हर्ट करने की नीयत से ना करे, इल्तिजा से करे, आजिज़ी के साथ करे, तो हक सच की बात कर दे किसी तरह, तो ये वो है बंदा है जिसने फलाह पानी है। और दूसरा वो है कि जिसने अपने दाएं बाएं किसी को तकलीफ़ में देखा और उसे कहा कि यार तुम तकलीफ़ में हो तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।